तो हाय एवरीवन, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपने यूट्यूब चैनल पे अभी वन शॉट सीरीज चल रही है फिजिक्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड टर्म टू एग्जामिनेशन, जो कि आपका 20 मई को होने वाला है। अच्छा, जिसका जो पहला पार्ट है ईएम वेव्स, वो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा रहेगा? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है बट सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर जो सीबीएसई ने इस बार रिमूव कर दिया है वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इस बार आपको नहीं पढ़ना है, पर इसका जो कंक्लूजन है जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जैसा ही होता है वो हम याद रखेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ्स रहेंगे, है ना। बिल्कुल अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बनते हैं वो ग्राफ्स, अच्छे से समझेंगे उनको। सारे फॉर्मूलेस में आपको बताऊंगा, और कुछ जो डेरिवेशंस हैं वो भी डेरिवेशंस हम कैसे करते हैं, है ना, उनको कैसे याद रखें वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर आता है, इसको समझने से पहले समझते हैं कि आपका जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर जो मेरा एम रहने वाला है ना किसी भी पोर्शन में, वो क्या रहेगा कि मैं एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, उसको मैं इजेक्ट कर दूं। क्या बात समझ में आई? यहाँ पर हम बहुत सारे तरीकों से एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस के अंदर जो पड़ा है उसको हम बाहर निकाल देंगे, उसको इजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको पता है ये एटम अगर मैंने बनाया तो बीच में मुझे क्या बनाना पड़ेगा? न्यूक्लियस। अब देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे सबसे कम मेहनत करने का शौक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं बोलूँगा कि अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालना है ना तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ ले, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसको पकड़ लो। सबसे आसान तो इसको ये निकालना, क्योंकि ये सबसे क्या है, ये सबसे लूजली बाउंड है। क्यों लूजली बाउंड है ये? क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, अब इसको मुझे अगर बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई? अब देखो मैंने क्या करा, मेटल सरफेस है, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, उसको मुझे बाहर निकालना है। वापस समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। किसको एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए। क्या बात समझ में आई? अब ये जो एनर्जी सबको सप्लाई करनी पड़ रही है ना, ये जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, मिनिमम एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ रही है हमको, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसके चुंगल से छूट जाए, न्यूक्लियस के प्रभाव से हट जाए, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बात समझ में आई? किसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सबसे कम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यही हमने देखा था अभी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से एनर्जी दी और उसको बाहर निकाल दी, उसके लिए जितनी एनर्जी लगी, मिनिमम एनर्जी जितनी लगी, वो क्या है? वर्क फंक्शन। इसको हम या तो W से आप रिप्रेजेंट कर दो, या फिर आप फाई नॉट से रिप्लेस, आपको इसको डिनोट कर सकते हो, W या फिर फाई नॉट। क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट एनर्जी वाली यूनिट रहेगी। वैसे इसका जो यूनिट होता है जो कॉमनली यूज्ड है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है ना वो इतना कम होता है कि इसको जूल में नापना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। जूल बहुत बड़ी एनर्जी हो जाती है, उसको बड़ी बड़ी एनर्जी नापने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। वर्क फंक्शन एक बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, तो उसको हम छोटी सी वैल्यू के अंदर नापेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितना होता है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्या बात समझ में आई? ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर? एवरी मटेरियल हैज डिफरेंट वर्क फंक्शन। अब अपने को पता है कि अलग अलग, अगर आप वो ले लोगे, अलग अलग आप मेटल सरफेस लोगे, मतलब मेटल अलग अलग ले रहे हो, तो उसके अंदर जो एटम्स है वो अलग अलग टाइप के होंगे, है ना। तो उसकी वजह से उसका जो वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में रहते हैं न्यूक्लियस के। पर जो बड़े साइज के मेटल्स हैं, है ना, जो मतलब हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, बट जैसे बड़े साइज के जो एटम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे शेल्स होते हैं, तो बहुत दूर चला जाता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको निकालना बहुत आसान है। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। क्या बात समझ में आई? एवरी मटेरियल हैज डिफरेंट वर्क फंक्शन।
बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, अब हम यही तो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? इलेक्ट्रॉन इमिशन। हमने अभी करा क्या है? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया। कैसे इमिट करा? एनर्जी सप्लाई करके। कैसे इमिट करा? एनर्जी सप्लाई करके। ये क्या होता था? वर्क फंक्शन। अगर उसको जस्ट इमिट करना है हमको तो उसको एनर्जी सप्लाई करके हमने इमिट करवा दिया। तो ये मतलब है द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। बात क्लियर हो गई? बड़ा आसान सा है। अब देखो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। अब टाइप्स किस पे होंगे? हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो जो सबसे पहला तरीका होता है वो है फील्ड इमिशन। क्या होता है? फील्ड इमिशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। आपने कोई मेटल लिया, मेटल से निकालना, मेटल लिया आपने और इसके अक्रॉस आपने एक बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी। तो अगर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो बेसिकली आपने करा क्या है? फोर्स लगाया तो एनर्जी तो आपने सप्लाई करी है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ गया। तो ये पहला तरीका हो गया किसका? इलेक्ट्रॉन एमिशन का। क्या है वो? फील्ड एमिशन। क्या बात समझ में आई? अच्छा, जो दूसरा तरीका हो सकता है वो हो सकता है अपना थर्म आयोनिक एमिशन। नाम से पता पड़ रहा है क्या कर रहे होंगे अपन इसके अंदर? हीट कर रहे होंगे। कोई भी मेटल आपने लिया और उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया, हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया। तो उससे क्या होगा? आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया, इसका मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन्स को हीट दे दी, मतलब आपने सप्लाई, आपको एनर्जी का क्या कर दिया? आपने सप्लाई कर दिया। जैसे ही उसको एनर्जी मिली वो बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा निकल कर। क्या बात समझ में आई? जैसे ही उसको एनर्जी मिली, कहाँ से मिली? टेम्परेचर से, वैसे ही वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। जो नेक्स्ट है अपने पास वो है अपने जो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फोटो इमिशन। क्या है ये? फोटो इमिशन। इसका मतलब क्या होता है? फोटो इमिशन के अंदर हम क्या करते हैं? लाइट गिराते हैं ना, लाइट को गिराते हैं किसी मेटल सरफेस से, उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलकर आ जाते हैं। क्या बात समझ में आई? अब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको टोटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी बस एक और टाइप है इसका, उसके बाद ठीक है। तो इसमें हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्या है इसके। फोटो इमिशन के अंदर हम लाइट गिराते हैं किसी मेटल सरफेस पे, कोई भी लाइट ली, जैसे टॉर्च ले ली या कुछ भी आपके पास लाइट है वो आपने गिराई और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके पास टाइप है वो होता है सेकेंडरी इमिशन। क्या होता है? सेकेंडरी इमिशन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई नीट वाले बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, पर समझ लो छोटा सा है। हम क्या करते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन बहुत जो जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो आप, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? बहुत ही, जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है, उनको मैं टकरा देता हूँ किससे? टारगेट इलेक्ट्रॉन से। किससे टकरा देता हूँ? टारगेट इलेक्ट्रॉन से। मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके आऊँगा जो कि बहुत हाई मूविंग है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसको बॉम्बार्ड कराऊंगा इससे, तो इस पर सप्लाई हो जाएगी एनर्जी, ये एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी, इसके पास एनर्जी आती है, क्या हो जाएगा? एमिट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी इमिशन हो गया आपके पास, ठीक है। ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो शुरू की 3 टाइप्स हैं, कौन सी? फील्ड इमिशन, थर्मोआयनिक इमिशन और फोटो इमिशन, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टाइप्स हैं। क्या बात समझ में आई? तो नेक्स्ट है अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यही चीज़ हमको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब सबसे पहले जो ये इफेक्ट था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किसने डिस्कवर करा था? हर्ट्ज ने। सबसे पहले इन्होंने नोटिस करा था। तो मैं आपको सबसे पहले एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम सेटअप पे चलेंगे कि सेटअप कैसे हुआ, कैसे हमने डिटेक्ट करा। तो देखो सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं। मैंने एक सरफेस लिया, मेटल सरफेस लिया, और उस पर क्या करा? मैंने एक लाइट गिराई। क्या करा? एक मेटल सरफेस लिया, ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और इस पे मैंने एक इंसिडेंट लाइट गिरा दी, जो इस पे लाइट आकर गिर रही है, ठीक है। इसको देखकर ये ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही किसी मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। क्या बात समझ में आई? क्या है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लाइट गिरी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर। क्या बात समझ में आई? ये ऑब्जर्व करा हर्ट्ज ने।
ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब अभी अपने को आपको मुझे बताया कि आपको पता होगा कि ना फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना, इस पर कंडीशंस लगी रहती है। पर जब पहले पता नहीं था तो हम समझते हैं कि हर्ट्ज ने कैसे इसको देखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि मेटल सरफेस तो लिया हुआ था, है ना। अब उन्होंने बहुत अलग अलग टाइप की जो वेवलेंथ है, जो अलग अलग टाइप की जो लाइट्स है, मतलब अलग अलग टाइप की लाइट्स का मतलब क्या हो गया, अलग वेवलेंथ की, या आप बोल दो अलग फ्रीक्वेंसी की। तो उन्होंने उस पर गिराना स्टार्ट करा। ठीक है, पहली लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फिर उसके बाद क्या करा, दूसरी लाइट गिराई, दूसरी वेवलेंथ की। उनको पता चला कि यहां पर इस बार इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ या इजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ली उन्होंने कि एक लाइट से तो इमिट हो रहा था इलेक्ट्रॉन और दूसरी लाइट से वो नहीं हो रहा था। मतलब एक ही मेटल सरफेस पे दो अलग अलग लाइट्स पे दो अलग अलग केस हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है भाई, अपने को पता है कि जो लाइट है ना, लाइट के पास एनर्जी होती है, ये हम सब जानते हैं, है ना। लाइट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो उन्होंने बोला कि यार सिंपल सी चीज़ है, अपन गिरा जरूर लाइट रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है, वो ठीक है, पर एक्चुअली में अपन दे क्या रहे हैं, अपन एनर्जी तो दे रहे हैं, लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं बस। ठीक है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन तो एजेक्ट होना ही चाहिए। अब वो कोई भी लाइट हो, सब लाइट्स के अंदर एनर्जी है। अगर किसी लाइट के अंदर एनर्जी कम है, अगर कोई लाइट एनर्जी कम दे सकती है तो उसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए दे दो। जैसे अगर आपको धूप, जैसे आप छत पे जाके खड़े हो जाते हो ना धूप के अंदर, तो शुरू शुरू में आपको गर्मी कम लगती है, फिर जैसे आप ज़्यादा खड़े रहते हो तो आप तपने लग जाते हो, गर्मी ज़्यादा होने लगती है ना। तो बिल्कुल हर्ट्ज ने भी ऐसे ही सोचा कि यार कोई अगर लाइट जिसके पास एनर्जी कम है तो उसको ज़्यादा गिरा दो ना मेटल सरफेस पे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहेगा, और जैसे ही उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी जो कि वर्क फंक्शन है, उससे वो इजेक्ट, उसको ऑब्जर्व करके वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा। पर ऐसा हो नहीं रहा था, ऐसा हो नहीं रहा था। तो यहां पर जाके पता चला कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है ना, वो यहां पर कंप्लाई नहीं कर रहा है। यहां पर वेव नेचर जो है वो यहां पर कंप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर होता है ऐसा, वेव नेचर के अंदर कंटिन्यूस एनर्जी होती है। क्या होती है, कंटिन्यूस एनर्जी होती है। अगर वेव नेचर होता तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता रहता, एनर्जी करता रहता, और एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता। पर उसने बहुत ज़्यादा उसको, मतलब मान लो कि बहुत दिनों तक उसको लिमिट, जो लाइट है उसको फॉल करवाया, पर नहीं हुआ। पर एक ऐसी लाइट जिसको बस चालू करके यूँ करा, उससे ही एमिट हो गया इलेक्ट्रॉन। तो उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहां पर ही पता चला कि जो वेव नेचर है ना, वो तो कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करती है। इसका मतलब है कि यहां पर ही केस पॉसिबल नहीं है, यहां पर पक्की कोई दूसरी चीज हो रही है। तो इसी बात पर प्लैंक आए और प्लैंक ने कहा कि जो लाइट है उसका भी डुअल नेचर होता है। क्या होता है, डुअल नेचर। वेव नेचर तो हम पढ़ ही चुके हैं। वेव नेचर में क्या, जैसे आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, मतलब अभी पढ़ा दूंगा मैं आपको, पर आपको मोटा मोटा याद होगा। तो वो तो वेव नेचर से आता था, है ना। वो प्लैंक ने बोला कि ये जो लाइट है इसका, अब ये जो लाइट है इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। कौन सा नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला लाइट जो है, जो प्लैंक ने क्या बोला, ये जो लाइट है, इसको सुनना ध्यान से, मैं अलग कलर से लिखता हूं इसको। उन्होंने कहा, प्लैंक ने बोला कि जो लाइट है वो क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या बात समझ में आई, इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो लाइट गिर रही है ना आपकी ऐसे, उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ये पैकेट है, ये पैकेट है, ये पैकेट है, ये पैकेट, ये पैकेट है। ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट आपके मेटल सरफेस पे गिर रही है, कंटिन्यूस नहीं है। देखो ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल नेचर को बिलोंग कर रहा है। इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया फोटोन्स। क्या नाम दिया, फोटोन्स। क्या बात समझ में आई, इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोला इन्होंने, प्लैंक ने फोटोन्स बोला। क्या समझ में आई बात। अच्छा, इन फोटोन्स की जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई, वो बताई कि फोटोन्स जो होते हैं ना, ये एक तो मासलेस होते हैं। क्या होते हैं ये, मासलेस होते हैं, है ना। इनके पास कोई मास नहीं है खुद का, ये मासलेस हैं। ठीक है,
पार्टिकल तो है ही है, क्योंकि ये फोटोन्स पार्टिकल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, तो पार्टिकल नेचर इसका डिनोट कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करने वाले हैं। क्या बात समझ में आई? तो फोटोन्स के बारे में समझ में आ गया हमको कि जो लाइट गिर रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइट गिर रही है वो किस फॉर्म में होगी, तो अपने को समझ में आएगा पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि हैं फोटोन्स। क्लियर है अभी तक? तो फोटोन्स के बारे में बात हो गई। उन्होंने इसकी एनर्जी भी बता दी। उन्होंने कहा ये जो फोटोन्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी लाइट है, तो एक लाइट की एक पर्टिकुलर क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उन्होंने कहा कि जो पैकेट्स होते हैं ना, ये जो कि फोटोन्स हैं, मतलब पैकेट्स मतलब जो कि फोटोन्स हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच म्यू। ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आई? ये एच म्यू क्या है? मैं फिर से लिखता हूं इसको एक बार। फोटोन्स की जो एनर्जी है, किसकी? फोटोन्स की जो एनर्जी है वो क्या है? एच म्यू। म्यू क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या बात क्लियर है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब वो बोल रहे हैं अगर ऐसे 10 पैकेट्स हैं तो लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर एक रे के जो लाइट आ रही है उसके अंदर 10 फोटोन्स आए तो कितनी हो जाएगी? आपकी जो लाइट की होगी वो हो जाएगी 10 इंटू एच म्यू। इसका मतलब जनरली बोल सकते हो n इंटू एच म्यू। n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या है n? नंबर ऑफ फोटोन्स। क्या बात समझ में आई? तो प्लैंक ने ये कहा कि ये जो फोटोन्स है ना, ये जाके टकराते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। क्या बात समझ में आई? तो अब यहां पर हो क्या रहा है समझना वापस। अपने पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास जिसका जो वर्क फंक्शन है, मतलब इसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, वो मैं बोल देता हूं वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है वो? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता चलना चाहिए कि यहां से जो लाइट गिरेगी ना, तो उसके अंदर पैकेट्स हों, है ना। मुझे पता है कि यहां पर पैकेट्स हैं ये, ठीक है। तो एक पैकेट जाके इससे टकरा जाएगा और यही तो इसको एनर्जी देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पैकेट की जो एनर्जी मतलब एच म्यू जो है, अगर वो ग्रेटर देन हुई किससे? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ही जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर इजेक्ट होगा। क्या बात समझ में आई? जब ही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर इजेक्ट होगा। एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक फोटोन टकराया, उसमें एनर्जी दी, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फिर आपका क्या होगा? आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर इमिट नहीं होगा, पर उससे ज़्यादा है तो इमिट कर जाएगा। इसलिए हर्ट्ज को जो ऑब्जर्व हो रहा था वो क्या ऑब्जर्व हो रहा था कि एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट वाली जो आपकी लाइट थी, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा था। और जो सेकेंड वाली लाइट थी वो क्यों नहीं इजेक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, फोटोन्स की जो एनर्जी होगी, एक पैकेट की जो एनर्जी है फोटोन्स की, वो क्या होगी? उस वर्क फंक्शन से कम हुई होगी। इसलिए वो मतलब प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग पे भी, मतलब उसको बहुत दिन तक लगा के भी रख दिया तो भी वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इजेक्ट नहीं कर पाए। क्या बात समझ में आई? एक और चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो इमिशन होता है ना, ये बिल्कुल इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट प्रोसेस है ये। जैसी लाइट गिरेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो यहां से ये प्रूव हो गई अपने को बात, प्लैंक ने बता दिया कि ये लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर के बारे में अभी बात नहीं करी हमने, रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले वेव नेचर डिस्कस करेंगे, मतलब आगे जाके वेव ऑप्टिक्स में करते थे अपन, और अब पार्टिकल नेचर इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टिकल नेचर क्या है? फोटोन्स। क्या बात समझ में आई? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन बाहर, तो जो फोटोन्स हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, तभी वो इजेक्ट करेगा। क्या बात समझ में आई? तो डेफिनेशन देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डेफिनेशन क्या होती है देख लो। देखो, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा की एनर्जी होनी चाहिए। और एनर्जी किससे आती है? फ्रीक्वेंसी से आती है। बात समझ में आ रही है ना? एनर्जी किससे आती है? फ्रीक्वेंसी से आती है। ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच म्यू। तो जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना आपका ई ज़्यादा होगा। तो
अलग अलग मटेरियल के अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, तो अलग अलग वर्क फंक्शन अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग लाइट यूज हम कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस पे जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लो इसको आप। क्या बात समझ में आई, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन्स गिरे थे जो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले उसको हमने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको समझ में आया फोटोन्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक मोटा मोटा प्रोसेस हो गया। अब इसका सेटअप समझते हैं कि सेटअप क्या है। अब एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मैं आपको बताया अभी कि मेटल सरफेस है उस पर लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब अगर आप ऐसे मेटल सरफेस ले लोगे उस पर लाइट गिराओगे तो आपको दिखेगा थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए हमको कुछ सेटअप जमाना पड़ेगा। तो ये सेटअप उसके लिए बनाया गया जो हर्ट्ज ने बनाया था। अब देखो उन्होंने क्या करा कि ये कंटेनर लिया जो कि वैक्यूम है अंदर से, ठीक है। यहां पर उन्होंने एसी सोर्स लिया है, मैं बोल देता हूं अभी के लिए माइनस है और ये प्लस है। एसी सोर्स क्यों लिया है हमने वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एमीटर है यहाँ पर क्योंकि अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने को निकलते हुए तो दिखेंगे नहीं, पर अपने को करंट नोटिस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो वो बहेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। तो करंट अगर नाप लेगा इलेक्ट्रॉन या आपका एमीटर तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला। बात समझ में आई, तो इसलिए हमने यहाँ पर एमीटर भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो कंटेनर है यहाँ पर ये ओपन विंडो है। ये ओपन विंडो किस लिए, यहाँ से अपने को लाइट इसको इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। उससे पहले ये नेगेटिव, ये तो ये नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन सी हुई आपकी, ये कैथोड हुई, और ये क्या हुई, ये एनोड हुई। एनोड क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर अनायंस आते हैं उसको एनोड बोलते हैं। तो अनायंस का आएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव के पास आएंगे। कैथोड ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर कैटायंस आते हैं, पॉजिटिव किसके पास जाते हैं, नेगेटिव के पास जाता है। तो कैथोड हो गया। ये जो यहाँ पर जो आपकी कैथोड बनी हुई है ना, ये जो कैथोड लगी हुई है ये आपकी फोटो सेंसिटिव है। क्या है ये, फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जब इस पर अगर आप लाइट गिराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर देगा, इजेक्ट कर देगा। ये ऐसा मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा मेटल यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमको सिंपली वही चीज़ करनी है। वापस हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट गिरा रहे हैं, तो ये लाइट गिरा दी मैंने, ऐसी आएगी लाइट बाहर से और इस पर आके इंसिडेंट होगी। तो मुझे पता है कि ये जो लाइट आएगी ये कैसे आएगी, पैकेट्स के फॉर्म में आएगी। अभी इनको पता नहीं था पर मुझे तो पता है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी। तो कैसे आएगी, ये एच म्यू के फॉर्म में आ जाएगी, पैकेट्स के फॉर्म में। अपने को ये भी पता है कि ये जो अपन लाइट लेंगे ये कैसे लेनी पड़ेगी, अपने को सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लेनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगा। सूटेबल फ्रीक्वेंसी, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक वर्क फंक्शन के लिए एक लाइट की जो होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी डेफिनेशन आगे बताऊंगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कि ये जो आपकी लाइट है वो होनी चाहिए। तो जब ये लाइट गिरेगी तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसको सामना करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी आपकी, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगा, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे दौड़ जाएगा। क्या बात समझ में, इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ जाएगा, ऐसे। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है तो करंट कहाँ दौड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में, तो करंट आपका ऐसे बह जाएगा। क्या बात समझ में, और जैसे ही करंट बहेगा एमिटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। क्या बात समझ में आई, तो ऐसा सेटअप हमने बना लिया, ठीक है। तो सेटअप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि आपने एमिटर क्यों लिया, आपको डिफ्लेक्शन ही तो नापना है। तो डिफ्लेक्शन नापने के लिए तो हम गैल्वेनोमीटर भी यूज कर लेते हैं, है ना। पर एक्चुअली क्या होगा, अभी हम देखेंगे कि ये जो करंट है जिसको मैं फोटो करंट अभी बताऊंगा आपको, ये फोटो करंट भी तीन चीजों पर, तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो अगर फैक्टर्स आ गए तो मुझे नापना पड़ेगा कौन सा फैक्टर कम कौन सा ज्यादा। तो उसके लिए मैंने अमीटर लगा दिया, तो मैं करंट नाप लूंगा उससे, अमीटर से। क्या बात समझ में आई। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये जो इसमें से करंट दौड़ा है ना, इस पूरे सेटअप की वजह से, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटो करंट। फोटो करंट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे, वही तो घूम रहे हैं, उसकी वजह से क्या बन रहा है, फोटो करंट बन रहा है। क्या बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, सेटअप है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। और एक जो पैकेट है, एक जो फोटोन है, वो क्या करेगा, बस एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ये तो दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई।
चलो अब देख लेते हैं किस किस फैक्टर्स पे ये फोटो करंट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप जो लाइट गिरा रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा है वोल्टेज, क्योंकि हमने वोल्टेज लगाया है बीच के अंदर, ये दोनों वोल्टेज लगाया ना कैथोड और एनोड के बीच में, उसके बीच का वोल्टेज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी भी तो डिपेंड करता ही है ना, फ्रीक्वेंसी भी तो डिपेंड करता ही है भाई। अगर कम होगी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, थ्रेशोल्ड से कम होगी तो इमिट ही नहीं करेगा। पर अगर थ्रेशोल्ड होगी या उससे ज़्यादा होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो करंट पे, वो भी हम देखेंगे। क्या बात समझ में आई? अच्छा चलो अब देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब समझना अच्छे से, यहां से वो ग्राफ स्टार्ट होते हैं आपके। अब समझना अच्छे से क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला कि अगर मैं इंटेंसिटी, अगर कोई लाइट रे है, अगर कोई लाइट रे या कोई मतलब कोई भी रे है, उसको मैं, जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट है ना, देखो इंसिडेंट लाइट है आपकी, वो गिर रही है। ठीक है, तो इसकी एक क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी, एनर्जी होगी। क्योंकि मुझे पता है कि एनर्जी क्या होती है, एच इंटू म्यू। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इंटू म्यू। तो मुझे पता है कि इंसिडेंट लाइट जो गिरी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी है। इंटेंसिटी जब मैं ज़्यादा कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा करने का मतलब, मेरे पास मान लो पहले 10 फोटोन्स गिर रहे थे उस लाइट के अंदर, अब मैंने 100 गिरा दिए। क्या बात समझ में? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले मैंने 10 फोटोन्स गिराए थे सिर्फ मेटल सरफेस पे, अब मैंने 100 फोटोन्स गिरा दिए। बात समझ में आई? पर ये जो 10 फोटोन्स थे ना, इसमें से भी हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच म्यू ही थी। जब मैंने इंटेंसिटी ज्यादा कर दी तब भी इसके अंदर जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, हर फोटोन की हर फोटोन की एनर्जी कितनी है, वो अभी भी एच म्यू ही है। क्या बात समझ में आई? इंटेंसिटी से एनर्जी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा कर रहा है, मतलब आप ज्यादा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ज्यादा फोटोन्स सप्लाई कर रहे हो, उससे क्या होगा, ज्यादा फोटोन्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे हिट करेंगे। बात समझ में आई? ज्यादा फोटोन्स तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा वो, 10 निकाल पाएगा सिर्फ, क्योंकि 10 ही फोटोन है। यहां पर कितना निकालेगा, यहां पर 100 निकाल देगा, क्योंकि यहां पर 100 फोटोन्स है अपने पास। समझ में आ गई? क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहां पर, आपने जैसी इंटेंसिटी बढ़ाई उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स जो थे वो बढ़ गए। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इसका मतलब क्या, ज्यादा सर्किट के अंदर घूम रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो फोटो करंट है, जो आपका फोटो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको रिलेशन समझ में आया, ये क्या हुआ है, इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटोन्स बढ़ गए, फोटोन्स बढ़े तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और उससे फोटो करंट आपका बढ़ गया। क्या बात समझ में आई? यहां पर एक चीज जो नोट करने वाली वो क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी जो है ना हर फोटोन की, वो चेंज नहीं हो रही। समझ में आ गई? वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बन सकता है। इसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं, फोटो करंट जिसको मैं बोल देता हूं आई, और आपका इंटेंसिटी। तो जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी फोटो करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वो किसकी वजह से, फोटोन्स की वजह से। क्या बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका किसका, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। बात समझ में आई? अच्छा, अब नेक्स्ट अपने पास इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज कहां पर लग रहा था, वोल्टेज किधर लग रहा था, इन दोनों के बीच में लग रहा था, नहीं लग रहा था, वोल्टेज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे ना, तो वोल्टेज लग रहा था। अब देखो वोल्टेज के साथ क्या चक्कर पड़ रहा है, देखो वोल्टेज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यही तो हो रहा था, यहां पर वोल्टेज लगा हुआ था तो ये अपनी तरफ खींच रहा था। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया इसने, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करा इसने, फोर्स लगाया, तो ये इस तरफ भागे। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने को दे रहा है कि वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले वो मेरी तरफ खिंच जाए, मतलब एनोड की तरफ वो आ जाए, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इमीटर प्लेट, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आके कलेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कलेक्टर। तो बात समझ में आ गई, ये चीजें हो गई। अब देखो वोल्टेज जो है, वोल्टेज हो रहा है अभी, तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल है तो क्या करेगा, बड़े आराम से खींचता रहेगा उसको। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं
तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं वोल्टेज और फोटो करंट का डायग्राम बनाऊं, क्या उसका ग्राफ बनाऊं, तो वो क्या होगा। देखो, अगर मैं वोल्टेज को जीरो कर देता हूं, क्या कर देता हूं मैं, जीरो कर देता हूं, तो समझना क्या होगा। अगर मैं वोल्टेज बीच में जीरो कर देता हूं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां निकलेगा, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, तो फिर भी वो धक्का करके कलेक्टर तक पहुंच जाएगा। उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पहले तो उसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या, आपकी जो एनोड थी वो खींच रही थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई वहां से, तो उसके पास कुछ एनर्जी तो होगी, एनर्जी होगी तो चल के वहां तक चला जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो यहां पर कुछ ना कुछ तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंच जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि मान लो कि यहां तक आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इतना करंट आपके पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ाऊंगा, क्या, पोटेंशियल, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ लगाऊंगा, मतलब क्या, अपनी इस तरफ, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाऊंगा, इस तरफ लगाऊंगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, वो इस तरफ भागेंगे, तो बड़ी आसानी से वो एनोड की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आपका जो करंट है वो रेगुलरली इंक्रीज होता रहेगा। और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद वो फोटो करंट स्टॉप हो जाएगा, मतलब स्टॉप मतलब सैचुरेट हो जाएगा। ये जो आपका प्लेन हो गया ना, इसके बाद ये बढ़ नहीं रहा है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। अब समझना ये हो क्या रहा है। देखो, जब इफेक्ट ऑफ वोल्टेज अपन पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर दो चीजें हैं। आपने यहां पर एक तो इंटेंसिटी को फिक्स कर रखा है, और आपने फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर रखा है। मतलब आपकी एनर्जी जो है पैकेट्स की, हर फोटोन की, वो भी फिक्स है, और आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी फिक्स है। अब देखो हो क्या रहा है, इंटेंसिटी जब आपने फिक्स कर दी ना, जब नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं, मान लो इंटेंसिटी फिक्स करने पे देखो क्या हुआ, इंटेंसिटी आपने फिक्स करी, मैं यहां पर बताता हूं आपको। जब आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, तब नंबर ऑफ फोटोन्स फिक्स हो गए। तो मैं बोल देता हूं कि जब इंटेंसिटी फिक्स होगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स फिक्स हो गए, तो आपके जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फिक्स हो गए। क्या बात समझ में आई। तो मैं कह देता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन ही, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो पा रहे हैं एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे। क्या बात समझ में आई। वोल्टेज से तो लेना देना है नहीं इंटेंसिटी का, एक इंटेंसिटी पे 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। पहले जब जीरो वोल्टेज था तब 100 के 100 पहुंच नहीं पा रहे थे, कुछ बीच में ही हार मान गए, यहां तक चलते चलते बीच में ही ड्रॉप कर गए और नीचे गिर गए। ठीक है, कुछ कुछ पहुंच गए, इसलिए करंट आ गए यहां पर। ठीक है, जैसे मैं बढ़ाता रहा वैसे इलेक्ट्रॉन्स को और पावर मिलती रही एनोड की तरफ जाने के पास, कलेक्टर के पास जाने के लिए। ठीक है, अब ऐसा पॉइंट आया मेरे पास, यहां पर मैंने इतना वोल्टेज कर दिया पॉजिटिव में कि जो सबसे धीरे वाला वोल्ट, जिसके पास सबसे कम एनर्जी थी ना, वो भी वहां पर पहुंच गया। मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स आपके इमिट हुए थे, इजेक्ट हुए थे, वो 100 के 100 पूरे के पूरे कलेक्टर में पहुंच गए। अब आप कितना भी बढ़ा दो उसको, क्या 100 से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स है। अब वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाते जाओ, वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही कितने इजेक्ट हुए हैं, सिर्फ 100 ही तो हुए हैं। क्या बात समझ में आई। तो ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो जीरो पे अपने को समझ में आ गया था। अब अपन एक काम करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। तो इसलिए मैंने एसी सोर्स लगाया था इधर, आपको ध्यान हो तो। ये देखो एसी सोर्स। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इसको रिवर्स कर दूंगा, है ना। तो रिवर्स में क्या होगा, पहले तो वो उसको बेनिफिट कर रहा था कि भाई आजा मेरी तरफ आजा, है ना। एनोड क्या कर रहा था, कलेक्टर की तरफ बुला रहा था उसको उसको और अच्छी पावर दे रहा था। अब मैंने उल्टा वोल्टेज लगा दिया, तो उसको रिपेल करेगा, जो आना चाह रहा था इलेक्ट्रॉन उसको भी बोलेगा भाई मत आ। ठीक है, तो क्या होगा, कोई हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकना स्टार्ट करेगा, पर फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो फिर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा एनर्जी होगी। तो करते करते ये डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होते होते ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। इस पोटेंशियल को जहां पर आपका जो फोटो करंट है वो जीरो हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बात समझ में आई। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपने इतना नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया कि जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन था ऐसा मान लो, जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, उसके पास बहुत एनर्जी थी वहां तक जाने के लिए, उसको भी आपने रोक दिया। अगर ऐसा इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने अपोजिट डायरेक्शन में, रिपेल कर दिया उसको, कि वो भी पहुंच नहीं पाया, तो बाकी तो अपने आप ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो बिल्कुल भी फोटो करंट जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि पहुंच ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात। तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब आपने फोटो करंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्या बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको याद रखना ये नेगेटिव में होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। क्या बात समझ में आई। अब देखो क्या लिखा है,
स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेशन देख लो एक बार, मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द अनोड टू स्टॉप फोटो करंट। हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं ताकि वो अनोड पे जाने से रुक जाए इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बात समझ में आई? तो अब देखो अब क्या हुआ है यहाँ पर, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लगाओगे ना, जब आप वी नॉट लगाओगे, तब उस टाइम पे जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, मतलब फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, ए इंटू वी नॉट की। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये किसकी एनर्जी है, आपने सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, किसकी मदद से, ई इंटू वी नॉट की वजह से। मतलब वी नॉट आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, उसकी वजह से वो भी रुक गया, फास्टेस्ट मूविंग, तो उससे जो नीचे चल रहे हैं वो तो रुक ही जाएंगे। ठीक है, तो के ई मैक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, ई इंटू वी नॉट होता है। क्या बात समझ में आ गई? तो देख लो यहां से। अब क्या हो रहा है, अब यहां पर डिस्कस करते हैं कि इसी सेम ग्राफ के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने फिर से यही चीज बनाई। आपका ये पोटेंशियल है, आपका ये फोटो करंट है। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो इंटेंसिटी, पहले अपने इंटेंसिटी फिक्स कर रखी थी, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इंटेंसिटी को थोड़ी सी वैरी करो आप। मैं बोलता हूं कि इंटेंसिटी जो है ना उसको आप बढ़ाओ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा कि एक जब आपने गिराई तो ऐसा कुछ आया, ऐसा आया फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब सोचो इसके लिए, अब मैंने अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब इसके कंपैरिजन में वापस वही वेवलेंथ वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, मैंने क्या करा, बस इंटेंसिटी बढ़ा दी है। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपका फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। ज़्यादा फोटो करंट, ज़्यादा फोटोन्स निकलेंगे, ज़्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज़्यादा फोटो करंट हो जाएगा। ठीक है, पर आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो ई इंटू वी नॉट पे होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, वो तो एनर्जी पे डिपेंड करती है, जो कि वेवलेंथ है ना। भाई अपन जो एनर्जी गिरा रहे हैं, जो इंसिडेंट्स रे से जो एनर्जी आ रही है वो तो आ रही है एच म्यू, वो तो सेम ही है ना। आपने बस ज़्यादा पैकेट्स भेज दिए इंटेंसिटी ज़्यादा करके, पर एनर्जी तो सेम है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब हो रही होगी वो भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो भी तो सेम होगी। समझ में आया? तो इंटेंसिटी ज़्यादा करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो आपका जो दूसरा ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, आपको बस फोटो करंट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ I1 और ये I2, तो मैं कह सकता हूँ कि I1 जो है आपका वो बड़ा होगा I2 से। क्या बात समझ में आई? तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए देख लेते हैं। इस बार क्या करा मैंने, इंटेंसिटी सब कुछ सेम है, मैंने क्या करा इस बार फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी। और फिर से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये V पोटेंशियल, ये I। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि सबसे पहले एक वेव गिरा देते हैं, उसका ग्राफ कैसा बनेगा तो तुमको पता ही है, ऐसा बनता है। ये फर्स्ट वाली के लिए। ठीक है, अब जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब मैंने म्यू बढ़ा दिया, इसका मतलब मैंने एनर्जी बढ़ा दी। कैसे, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच म्यू के बराबर होती है। अगर वो एच म्यू के बराबर होती है तो म्यू बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को वो दे रहा है फोटोन, वो भी ज़्यादा होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी और ज़्यादा हो गई, तो उसको रोकने में और ज़्यादा वोल्टेज लगेगा। सोचो, ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, तो पहले इसको ज़्यादा वोल्टेज अपने को लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। बात समझ में आई? तो यहां पर जो वी नॉट है आपका, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा उसका ग्राफ, ऐसा। इसको दूसरे पेन से बनाता हूं, ये, तो वो ऐसा होगा। पर ये सेम रहेगा। ये सेम क्यों रहेगा, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर वो सारे के सारे भी चले जाए कलेक्टर पे, कलेक्टर प्लेट पे, तो क्या होगा, फोटो करंट एक सैचुरेशन पे आ जाएगा बस। यहाँ पे भी मान लो, अगर ये पहले वाले केस के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे, तो दूसरे वाले के अंदर भी क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट होंगे, क्योंकि आपने बस एनर्जी बढ़ाई है फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी कांस्टेंट है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है। सारे के सारे आ गए तो भी क्या होगा, सैचुरेशन करंट तो वही रहेगा। क्या बात समझ में आई? तो ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये कुछ आपके ग्राफ हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका भी ग्राफ बनाना है अपने को।
अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ क्या होगा, पोटेंशियल, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ना स्टार्ट करेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो आपका पोटेंशियल है वो भी क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो भी बढ़ता जाएगा। तो क्या ये ग्राफ सही है? नहीं, ये ग्राफ गलत है। क्यों? देखो, जो मैंने ग्राफ अभी बनाया था ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एमिशन स्टार्ट होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद। तो जो मेरा ग्राफ है ना वो यहां से स्टार्ट होगा। क्या बात समझ में आई? ये जो वैल्यू है ना ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है ही, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो सके, इजेक्ट हो सके। तो ये ग्राफ आपका बन गया, ये देख लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो करंट इज जीरो। देख लो यहां से, यहां पे क्या फोटो करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं हो गए, फोटो करंट कहां से आएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से आपको पता लग गया, अगर फ्रीक्वेंसी जो आप इंसिडेंट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, वो अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, यहां पर मैं इसको बोल देता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहां पर कोई भी करंट नहीं आएगा, और अगर उससे ज्यादा है तो बिल्कुल आएगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये था आपका। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि जो वर्क फंक्शन है ना, मतलब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कितनी मिल जाए, तो मैं बोल सकता हूं वो कितनी है, एच म्यू नॉट। क्यों ऐसा? मान लो उसको मिनिमम एनर्जी ई मिनिमम चाहिए थी, जो कि इसकी इक्वल थी वर्क फंक्शन के। मिनिमम एनर्जी कितनी दे सकता हूं मैं, उसकी थ्रेशोल्ड जितनी, सिर्फ निकल कर बाहर आ जाए, उसके लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए मेरे को, वो आपका म्यू नॉट। तो मैं बोल सकता हूं ऐसा पैकेट मेरे पास आ जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, म्यू नॉट हो, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच म्यू नॉट होगी। तो अगर ये इस पे गिर जाएगा ना, तो ये इसके वर्क फंक्शन की जितनी ही, मतलब जस्ट इक्वल एनर्जी दे देगा, तो बस बाहर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, क्या है, वर्क फंक्शन जो आपका होता है वो कितना होता है, एच इंटू म्यू नॉट। यहां पर म्यू नॉट है वो क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये चीज भी हो गई, वर्क फंक्शन अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका फ्रीक्वेंसी, और दो ग्राफ्स गिवन है, एक फर्स्ट वेवलेंथ के लिए, एक सेकंड वेवलेंथ के लिए। आपको पता लगाना है किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है मटेरियल का, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी जो म्यू नॉट है वो कम है, म्यू नॉट 1 बोल देता हूं, इसको मैं म्यू नॉट 2 बोल देता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि म्यू नॉट 1 जो है वो कम है म्यू नॉट 2 से। क्या बात समझ में आई? म्यू नॉट 1 है, म्यू नॉट 2 से कम है। तो अगर ऐसा है तो वर्क फंक्शन जो होगा पहली वाले का वो भी कम होगा, किससे, वर्क फंक्शन 2 से। क्या बात समझ में आई? तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन कम है, इससे थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल रहेगा कंपैरिजन में। क्या बात समझ में आई? तो ऐसी चीजें आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बात समझ में आई? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उन्होंने क्या बोला, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोटोन जो होगा वो क्या देगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। कितनी सप्लाई करेगा, एच म्यू सप्लाई करेगा। एक वेव आई, एक रे आई, मतलब आपका जो पार्टिकल नेचर डिस्कस कर रहे हैं बंदो अभी, तो एक लाइट रे आई, ये कैसे लेके आई, एच म्यू के टर्म्स में आई। इसकी म्यू क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी है लाइट की, तो एनर्जी कितनी होगी, एच म्यू होगी। आइंस्टीन ने कहा कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एच म्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अपने को पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको सारी एनर्जी दे देता है। तो जो एच म्यू देगा ना वो, क्योंकि एक जो लाइट आ रही है उस पर म्यू फ्रीक्वेंसी की है, तो फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इलेक्ट्रॉन के पास ये बचती है। तो इसमें से वर्क फंक्शन में चली गई आधी, तो बाहर निकलने के लिए। अब अगर कुछ एनर्जी बचती है उसके पास, वर्क फंक्शन जितनी तो कंज्यूम हो गई, अब कुछ अगर एनर्जी बचती है तो वो क्या करेगा, उससे अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेगा, जिससे वो भागने लगेगा। क्या बात समझ में आई? तो यही थी आपकी क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एच म्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां से बोल सकता हूं एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, अभी पढ़ा था अपन ने, प्लस काइनेटिक
एनर्जी। क्या बात समझ में आई? तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। इसको आप सिंपली वे में और लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी जो हो गई है आपकी मैक्सिमम, वो कितनी हो गई, एच म्यू, इधर चल जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो कि मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, एच इंटू जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है म्यू माइनस म्यू नॉट। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, समझ में आया? तो ये चीज़ें आपके साथ हो गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया था ये जो एच म्यू है वो कितनी आती है, वर्क फंक्शन मतलब फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या समझ में आई बात? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका जो ये फ्रीक्वेंसी होता है उसका ग्राफ कैसे निकलता है। अब उसको अपन प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो एच म्यू जो होता है वो होता है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने अभी लिखा था ई इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल में टर्म्स में लिखा था ना। ये देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इंटू वी नॉट। क्या बात समझ में आई? ए इंटू वी नॉट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ई से डिवाइड कर दो आप दोनों तरफ, एच म्यू अपॉन ई इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन ई, ये तो कांस्टेंट है, प्लस वी नॉट। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो वी नॉट वर्सेस एच, आपको फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, मतलब किसका ग्राफ बनाना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के इक्वेशन की टाइप में आ जाएगी। ये कैसे आएगी, ये आपकी हो जाएगी क्या, वी नॉट है यहाँ से, वी नॉट इज इक्वल्स टू, बाकी को इधर भेज दो, एच म्यू बाई ई माइनस, इधर चल जाएगा माइनस फाइव बाय ई। तो आपकी जो इक्वेशन आई वो क्या आई, नेट वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू बाई ई माइनस फाइव बाय ई। ये इक्वेशन आई, एच म्यू बाई ई माइनस फाइव बाय ई, जो कि वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है आपको वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये, ठीक है। अब देखो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा आपका एक्स, ये रहा आपका वाई, ये वाई, ये एक्स। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, आपको पता भी वैसे तो ग्राफ कैसा बनता है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको मैं। कैसा बनता था इसका ग्राफ, ऐसे बनता था, अभी हमने देखा था कैसे, ये आपका फ्रीक्वेंसी और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो देख लो ये जो आपका आ रहा है ना, ये आपका इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस फाइव बाई ई आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस फाइव बाई ई आ रहा है। और आपका जो स्लोप आ रहा है इसका वो कितना आ रहा है, एच बाई ई, एम क्या है वो, एच बाई ई। तो यहां से आपको इस इक्वेशन से दो चीजें और मिल गई, स्लोप भी मिल गया उस ग्राफ का और आपको इंटरसेप्ट भी मिल गया। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर जाके अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक का पार्ट है ना वो कंप्लीट होता है आइंस्टीन की इक्वेशन के साथ। अब देखो हमने जो रेडिएशन थी उसका वेव नेचर आप वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हो, पार्टिकल नेचर अपन ने डुअल इस वाले चैप्टर के अंदर कर लिया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन की बात पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसका डुअल नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। अब हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैटर है क्या। तो मैटर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या फिर न्यूट्रॉन हो गया। भाई सबके सब क्या है, मास वाली बॉडी है, सबके पास क्या है, मास है। तो हुआ क्या, अपने को ये प्रूफ हो गया था कि जो रेडिएशन है, जो रेस हैं, जो रेडिएशन है वो दोनों तरह का जो नेचर है वो शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। तो हमको ये पता चला कि अगर ऐसा है तो नेचर लव्स सिमेट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर रेडिएशन दोनों चीजें शो करती है तो मैटर भी दोनों चीजें शो करना चाहिए। क्या बात समझ में, मैटर भी दोनों चीजें शो करना चाहिए। तो हमको ये बोला गया कि मैटर शुड ऑल्सो शो बोथ नेचर, डुअल नेचर। तो पार्टिकल नेचर तो दिखता ही है, वेव नेचर प्रूफ करना है कि वेव नेचर भी है क्या, तो वो हो जाता है। देखो क्या हुआ यहां पर, तो कोशिश करते हैं कि जो मैटर है उसकी हम वेव्स, अगर वो मैटर वेव्स बन सकती है, अगर मैटर एक वेव्स की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ निकाल पाए, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है, वेवलेंथ निकालना। तो हमको पता है कि कोई भी बॉडी होती है, चाहे वो मैटर हो चाहे वो रेडिएशन हो, हमेशा क्या, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि यूनिवर्सल लॉ है, इसको फॉलो करते हैं। और आपने को इस चैप्टर से ये भी पता है जो प्लैंक्स ने बोला था, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू म्यू होता है। और म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, मतलब एच सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड अपॉन आपकी वेवलेंथ। क्या बात समझ में आई? तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि आपकी जो ये दोनों इक्वेशन इक्वेट हो गई,
तो यहाँ से बोल सकते हैं mc² इज इक्वल्स टू hc/λ। एक c से एक c चला गया, आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc। यहाँ पर जो आपका c है वो तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं मैटर के लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू, दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको मैं, क्या लिखूंगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m इंटू v। ये v क्या है, वेलोसिटी, क्या है ये, वेलोसिटी। बात समझ में आई। वो उसके लिए था स्पीड ऑफ लाइट के लिए, ये किसके लिए, मैटर के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या कोई भी मैटर इन जनरल। ठीक है, तो ये जो आपकी वेवलेंथ आई ना, ये फाइंड आउट करी थी किसने, डी ब्रॉगली। इसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बात समझ में आई, क्या बोलते हैं इसको हम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां से देख लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या लिखा हुआ है, वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स। ऐसी वेव्स जो मैटर पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या हम इसको बोल सकते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स ही बोला जाता है इसको, क्योंकि मैटर की वेव्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनकी वेव्स है, तो हम बोल सकते हैं मैटर वेव्स, कोई भी मैटर इन जनरल। क्या बात समझ में आई। ठीक है, तो ये चीज़ होगी डी ब्रॉगली की। अब देखो यहाँ से और फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो, ये तो अपन ने अभी फाइंड आउट करा ही था, एच आपका जो लैम्डा है वो क्या है, h/mv। mv क्या होता है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। मोमेंटम का लिख सकते हो आप क्या, √2m मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप और लिख सकते हो h/2m, काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो क्योंकि वर्क डन होता है, तो q इंटू वी। वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल, और चार्ज, ये q क्या है आपका, चार्ज, जिस भी चार्ज की आप बात कर रहे हो वो। ठीक है, और पोटेंशियल क्या है, जिस पोटेंशियल के अंदर, अप्लाइड पोटेंशियल के अंदर वो भाग रहा है चार्ज। ठीक है, तो उसकी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आई। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, कि अपने को मास की वैल्यू भी याद है, चार्ज की वैल्यू भी याद है, सबकी वैल्यू याद है, तो अपन इसको पुट कर सकते हैं। जब आप पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास वेवलेंथ निकल कर आएगी मैटर वेव की, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ निकल कर आएगी जो कि एक मैटर है, वो क्या आएगी, 12.3/√v। ये क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल है। तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो सारी इक्वेशन आपने डाल दी है, यहाँ पर क्या h की वैल्यू डाल दी, m की वैल्यू डाल दी, q की वैल्यू डाल दी, सब चीज़ें याद है इलेक्ट्रॉन के लिए, बस v बचता है। v आपको क्वेश्चन में दे देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, निकल जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आपके साथ हो गई। अच्छा, अब एक बात और सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने बोला कि आपका जो लैम्डा होता है वो होता है h/mv। तो आप सोचो कि अगर मैं v को 0 कर दूं, क्या कर दूं, 0 कर दूं, मतलब वेलोसिटी 0 कर दूं, मतलब पार्टिकल किस पे है, जो भी मैटर पार्टिकल है वो किस पे है, रेस्ट पर है, तो आपकी जो लैम्डा आएगी ना वो इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब है वो वेवलेंथ ही नहीं है, मतलब वो वेव है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ना, वो किस में हमेशा इफेक्ट होती है, मूविंग मैटर में। स्टिल मैटर, रेस्ट पे जो मैटर है उसकी वेवलेंथ होती नहीं, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कुल मिला के। वेवलेंथ इन्फिनिटी का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये कैसे बनाओगे इसको आप, ऐसे बनते ना वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे बनती है, यू बनती है, ये पूरी वेवलेंथ है। तो आप सोचो इन्फिनिट वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये ऐसे चलता जाएगा यूं, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, वो रुकेगा ही नहीं। तो कुल मिला के क्या कि आपकी जो मूविंग मैटर है उसका ही जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आई। तो एक छोटी सी बात थी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। बात समझ में आ गई, ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डेविसन जर्मर कंक्लूजन। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता लगा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, एक वेव की तरह बिहेव करता है। यही तो हम बोल रहे हैं ना कि मैटर भी जो है वो वेव की तरह बिहेव करनी चाहिए। अभी हमने डी ब्रॉगली को वेवलेंथ निकाली, तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव नेचर ऑल्सो, मैटर है पर वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है, दस सपोर्टिंग द हाइपोथेसिस गिवन बाय डी ब्रॉगली। ये इसका कंक्लूजन है। अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम के अंदर, क्योंकि कंक्लूजन सिलेबस में है, तो ये 2 लाइन आप लिख के आ सकते हो, काम हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। तो ऐसे करके हमारा जो चैप्टर है डुअल नेचर ये कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करा कि जो आपकी रेडिएशन होती है वो वेव नेचर भी शो करती है और वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और आपकी जो मैटर होता है वो भी वेव नेचर शो करता है। अभी हमने फाइंड आउट करा पार्टिकल नेचर तो शो करता ही। क्या बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे @सिंह साहब केमिस्ट्री
लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नोट्स मैंने अपने बनाए हैं, जितने भी ग्राफ्स मैंने आपके सामने बनाए, वो सब आपको मैं नोट्स के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद। तो मेक श्योर इसको आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।